बातचीत करें। जिस तरीके से किश्तवाड़ के मसले पर राजनीति हो रही है और उस राजनीति को अलग अलग रंग देने की कोशिश करी, बीजेपी का आरोप कुछ और है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप बिल्कुल अलग है। और इन सब के बीच में कांग्रेस है और साथ ही साथ पीडीपी पार्टी भी है। और इन सब के बीच बातचीत करने के हमारे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के महबूब बेग, पीडीपी के निजामुद्दीन भट्ट, बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के शांताराम नाइक। सुधांशु जी, थोड़ी देर पहले महबूब भट्ट साहब ने यह कहा कि भाई हर मामले में बीजेपी सर्टिफिकेट देने लगती है और अपने को छोड़ के बाकी सबको एंटी नेशनल बताने की कोशिश करती है। क्या आपको लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं? देखिए, हमने यहां ना तो किसी को एंटी नेशनल कहा, हमने तो सिर्फ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात ध्यान आकृष्ट किया कि इस समय सीमा पे, कश्मीर की सीमा पे जो परिस्थिति चल रही है और जिस समय ये दंगा हुआ उसी समय हमारा सीमा पे एक जवान मारा गया है, यहां से उसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पे। हमने कहा कि देखिए, इसमें 3 बिंदु थे दंगे में। एक, बगैर किसी उकसावे के था। नंबर 2, उसमें भारत विरोधी नारे लगाए गए। नंबर 3, पाकिस्तान के झंडे का प्रयोग किया गया। इसलिए हमने कहा कि यह सांप्रदायिक दंगा नहीं है, यह दंगा राष्ट्र विरोधी शक्तियों का संदेह प्रकट होता है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों का इसमें हाथ है। और वहां की सरकार की यह जिम्मेदारी थी, खासकर तब जबकि उनके गृह राज्य मंत्री मौका वारदात पर मौजूद थे। हमने सिर्फ इतनी सी बात कही, हमने न किसी दल का नाम लिया, न किसी समुदाय नाम का लिया। हां, इसके उलट जैसे अभी वहां के नेताओं ने नाम लिया, कहीं 2002 को जोड़ने का प्रयास किया, कहीं केंद्र में उन्होंने कहा गया 2 मुस्लिम और 1 हिंदू मारे गए। तो इस ढंग का जो एक पोलराइजेशन करने का विचार है तो उन्होंने किया। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इसमें राष्ट्र विरोधी शक्तियों का हाथ है, इसकी जांच कराइए। यह सांप्रदायिक दंगा नहीं है, इसमें कुछ और संदेह प्रतीत हो रहा है। हम कब किसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं? बट लेकिन उनका कहना इस बात को लेकर है कि भाई आपके नेता दूसरे जगहों पे नहीं जाते हैं, वो वहां पे चले जाते हैं और उसको इश्यू बनाने की कोशिश करते हैं। सुषमा जी ट्विटर पे आ जाती हैं, तमाम लोगों की बातें की जाती है, ऐसा दूसरी जगहों पे नहीं होता। यानी उनका इस देश में कहीं भी संवेदनशील स्थिति होती है, बोध गया से लेकर अन्य जिन जगहों पर हुआ वहां पर हमारे नेता गए। अब हमारे नेता पहले चले जाते हैं तो आप आरोप लगाते हैं 26/11 में अगर मोदी जी पहले चले गए तो अरे साहब पहले क्यों चले जाते हैं? अब दूसरी जगह पे आप कहते हैं फला जगह नहीं गए। आप अपने बयानों में खुद देख लेना, आप दोनों तरफ आरोप लगा चुके हैं। हमारे नेता तुरंत क्यों चले जाते हैं, हमारे नेता क्यों नहीं जाते? हमारे नेता हर जगह जहां राष्ट्रीय संवेदनशीलता का मुद्दा है वहां उचित अवसर पर उपयुक्त रूप से उपस्थित रहता है हमारा नेतृत्व। यानी आप कहीं पॉलिटिक्स नहीं करते इस पूरे मसले पे? हम एक बिंदु में एक कह के अपनी बात वो करना चाहूंगा। आज देश में चुनाव का माहौल है। आप ये बात बताइए कि करप्शन, इन्फ्लेशन और मिस गवर्नेंस पे चुनाव होगा तो हम कहां खड़े हैं और कांग्रेस कहां खड़ी है? और यदि चुनाव सांप्रदायिकता के मुद्दे पर होगा तो किसको लाभ होगा? सांप्रदायिकता के मुद्दे के ऊपर हमें उतना लाभ नहीं है जितना कि अगर यह भ्रष्टाचार, कुशासन और महंगाई पर चुनाव होता है तो हमको लाभ है। यह एक भारत का सामान्य आदमी समझ सकता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का लाभ किसे मिल रहा, तो हम इंटरेस्टेड होंगे या दूसरी पार्टियां इंटरेस्टेड? बट सुधांशु जी, लोग तो यही कहते हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, वोटों का ध्रुवीकरण होगा, खास तबके के वोट आपकी तरफ को लाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, मैं आज कहूं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में तो आप तर्क वितर्क कर सकते हैं कि हमें फायदा होगा या उन्हें फायदा होगा, मगर मैंने जो 3 मुद्दे बताए, भ्रष्टाचार, कुशासन और महंगाई, इसमें तो कोई तर्क करने का स्कोप ही नहीं है कि इसको फायदा होगा। अगर हमारे कांग्रेस में मुकाबला होगा राष्ट्रीय चुनाव में तो सीधा फायदा हमको है। तो निश्चित रूप से जो 100% नुकसान में है उस बहस में, वो उस बहस से हटना चाहेगा और दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहेगा। इसीलिए सदन में आज खड़े होकर गृह मंत्री जी ये बयान देते हैं कि साहब ये अमुक समुदाय के 2 लोग मारे गए और 1990 जैसे हालात हम नहीं पैदा करना। जो लोग भाजपा पर आरोप लगाते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या 1990 के हालात के लिए भी भाजपा और संघ जिम्मेदार था? और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारत तो दुनिया में एकमात्र इकलौता देश है जहां कमजोर और छोटा देश हमेशा ये मांग करता है यूनाइटेड नेशंस का हस्तक्षेप करिए। यहां तो 47 में जाके यूनाइटेड नेशंस में भी हम ही फंसा के आए थे मैटर को। तो ये तो 60 साल से इनकी नीति और 1990 के बाद की बहुत ही गलत नीतियों का परिणाम आज कश्मीर की यह स्थिति है। हम सिर्फ इस ओर इंगित करना चाहिए। बिल्कुल। महबूब भट्ट साहब जवाब देंगे जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं? महबूब बेग प्लीज। माफ करिएगा सर, महबूब बेग। आई एम सॉरी सर। जी नो, इट्स ऑलराइट जी। आप जवाब देंगे जो सुधांशु जी कह रहे हैं? पूछे। आप जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं जवाब देंगे? जी
जी जी जी जी, दो तीन बातें उन्होंने कही। देखिए, जहां तक ये अनफॉर्चुनेटली, जैसे इन्होंने खुद कहा कि इलेक्शन का माहौल है, आप देख लीजिए, इसलिए इनको ज्यादा फायदा मिल रहा है। मैं दो चार बातें कहूंगा, इंस्टेंसेस बोलूंगा आपको। रथ यात्रा, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, हिंदुत्व, जब सिख फसादात हुए तो प्राइम मिनिस्टर ने माफी मांगी। 2002 के उस फसादात पे कोई माफी नाम लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर स्कल कैप छोड़ दीजिए, फिर उन विक्टिम्स को 2000 से ज्यादा जो मारे गए उनके रिलेटिव्स को इंसाफ देना तो दूर की बात है, उनको पपीज के साथ कंपेयर करके ये कहना कि मैं उस गाड़ी में बैठा हूं और पपी अगर उसमें मर जाता है, अब देख लीजिए ना इनसेंसिटिविटी कितनी है और क्या किया जा रहा है। और अभी जब उमर अब्दुल्ला ने कहा, पहली स्पीच है आपकी, आप प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं और हैदराबाद को चुना है और उसमें भी कश्तवाड़ पे कितना जोर दे रहे हैं। आप डेफिनेटली कम्युनल डिवाइड चाहते हैं, जो अल्लाह के करम से इस देश ने हर वक्त उसका जवाब ठीक से दिया है और यहां के लोगों ने ठीक से जवाब दिया है। इनकी हर बार कोशिश करने के बावजूद न पूरे देश में और न रियासत जम्मू कश्मीर में इनको कभी फायदा हुआ है, क्योंकि लोग जानते हैं और वो रियल इश्यूज पे डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहां सेकुलरिज्म ने इतनी रूट्स डीप ली हैं कि इनकी कोशिशों के बावजूद हर वक्त यहां के लोगों ने दिखाया है कि वो मजहब के नाम पे नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे, इश्यूज के नाम पे ही वोट देंगे और इस बार सुधांशु जी ऐसा ही करेंगे। बिल्कुल। सुधांशु जी, बड़े गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, आपकी पार्टी के ऊपर, कि भाई जब जब सांप्रदायिकता बढ़ती तब तक आपको फायदा होता और आपको उसका फायदा हमेशा रहा है। देखिए, वो जिन विषयों का उन्होंने उल्लेख किया उस पर डिटेल में जाएं तो बहुत बहस होगी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो इन्होंने आरोप लगाया कि रथ यात्रा निकली थी और उसके सांप्रदायिक वातावरण से हमें फायदा हुआ और नुकसान हुआ, मैं याद दिलाना चाहता हूं, अडवाणी जी 24 अक्टूबर 1990 को गिरफ्तार हुए थे। 2 नवंबर 1990 और 30 अक्टूबर 1990 को 2 दिन जब अयोध्या में गोलियां चली हैं, पुलिस का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सारे दंगे 2 नवंबर 1990 के बाद हुए हैं। इसका मतलब मूल कारण जो दंगों का था वो गोलियां चलवाना था, ना कि यात्रा करना। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, 1989 में भी शिलान्यास पूजन हुआ था, कुछ नहीं दंगा हुआ था, कहीं कुछ नहीं हुआ था। यह केवल उस समय की जो गठबंधन सरकार थी उनकी आपस में प्रतिस्पर्धा और उसके बाद जो उन्होंने गोलियां चलाकर मिस हैंडलिंग किया उसकी वजह से हुआ था। खैर, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। इस ढंग के तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं कि उनको लाभ हुआ था या हमको लाभ हुआ था। मैंने तो आज की स्थिति साफ कही कि भ्रष्टाचार और महंगाई और कुशासन पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, मगर बार बार हमें धकेलकर सांप्रदायिकता की तरफ धकेला जाता है। बार बार आपको सांप्रदायिकता की तरफ से धकेला जाता है। सुधांशु जी बड़ी दिलचस्प बातें करें। शांताराम नाइक जी बहुत देर से इस बारे में इंटरवीन करना चाहते थे। क्या आप सुधांशु जी की राय से सहमत है कि भाई सांप्रदायिकता से इनको कोई फायदा नहीं होता है, इनको नुकसान होता है, ये दरअसल कुशासन पे, भ्रष्टाचार के मसले पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और बीजेपी और कांग्रेस जो है वो इस मसले से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है, क्योंकि अगर ये मसले आएंगे तो कांग्रेस की सरकार की पोल खुलेगी। बीजेपी विकास पर कभी भी भरोसा नहीं करती, वो विध्वंस पर भरोसा करती है। उनको लगता है विध्वंस किया जाए, डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी स्प्रेड किया जाए, कम्युनलिज्म स्प्रेड किया जाए, उसमें जीत उनकी होती है, ये उनका कहना है। इसलिए अरुण जेटली जी वहां तुरंत गए और इंसिस्ट करने लगे कि 144 कलम होते हुए भी उनको वहां जाने दिया जाए। इसका मतलब ये है कि वो कुछ लोगों को भड़काना चाहते हैं। शांताराम नाइक जी, लगता है जम्मू कश्मीर में सर शांताराम नाइक जी, अगर अरुण जेटली वहां ना जाएं तो आप ही लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो जाएं तो प्रॉब्लम होती है। अगर वो गए तो क्या दिक्कत है उसमें? एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता है, राज्यसभा के अंदर विपक्ष के नेता है, अगर कहीं दिक्कत पैदा होती है उसकी तरफ ध्यान दिलाना उनका कर्तव्य है। कोई बुराई नहीं थी। सुनिए, आप सुनते हैं क्या? जाने में कोई बुराई नहीं थी। जब आपको पता चला कि 144 कलम वहां पे लागू हुआ है तो सिक्योरिटी के सामने झगड़ा करना और इंसिस्ट करना कि हमें वहां जाने दिया जाए, मीडिया को गैग किया जाए, ये बताना, ये कहाँ की बात है, ये कहाँ की नीति है? वो झगड़ा करके अपने को जिस जम्मू कश्मीर में उसका बीजेपी का अस्तित्व नहीं है, वहां अपने के लिए अस्तित्व निर्माण करना, यही एक उद्देश्य उनका था। बट शांताराम नाइक जी, हो सकता है अरुण जेटली वहां जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो जो टेम्पर्स हाई थे वो टेम्पर लो होते, लोगों का गुस्सा कम होता। कभी नहीं, एक राष्ट्रीय स्तर का नेता जाता है तो लोग उसकी इज्जत करके उसकी बात सुनते हैं। उनकी नीति देखा जाए तो वो ये बीजेपी
कभी नहीं करेगी। आप मोदी जी की नीति देखिए, ये जो शाह को भेजा है उत्तर प्रदेश में, हम नरेंद्र मोदी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपने स्टेट में काम कर रहे हैं। शांताराम नाइक जी, हम नरेंद्र मोदी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी की चर्चा नहीं कर, हम तो सीधा सवाल किया कि अगर विपक्ष के नेता अगर नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? कायदे से तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को जाना चाहिए वहां पे। आप बता देते तो नाम भी नहीं लेते। आपकी कांग्रेस पार्टी का कौन बड़ा नेता वहां गया? सफेद दाढ़ी वाला और ब्लैक दाढ़ी वाला, ये दो आदमी है शांताराम नाइक जी, पूरे भारत में भाई कांग्रेस फसाद करवाते हैं। सफेद दाढ़ी वाला और काली दाढ़ी वाला। शांताराम नाइक जी कौन है ये दो? नहीं, शांताराम नाइक जी प्लीज, हम थोड़ा सा विषांतर हो रहे हैं। बट निजामुद्दीन भट्ट साहब, इस पूरी लड़ाई के अंदर जो किश्तवाड़ के असल मसाइल थे, जो असली मसला था, पिछले दिनों बड़गांव के अंदर जो शिया सुन्नी का झगड़ा हुआ, गूल के अंदर हुआ, वो सारे मसले पीछे हो गए। आज लड़ाई इस बात की हो गई, मसला इस बात पर डिस्कशन हो रहा है कि भाई बीजेपी वर्सेज नेशनल कॉन्फ्रेंस। असल दंगा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये कहीं नहीं है। हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त मुश्किल में हैं जी, उनको हादसे के बाद हादसा पेश आता है, वो सफर करते हैं, उस चीज को कोई नहीं देखता कि यहाँ लोग मर रहे हैं, यहाँ लोग फिरकों में तकसीम किए जा रहे हैं, यहाँ लोगों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनको कर्फ्यू में दबाया जा रहा है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और सभी हमारी मुसीबतों पर राजनीति कर रहे हैं, थ्राइविंग ऑन अवर मिजरीज। यही हमारा रोना है। पीडीपी यही कहती है कि हमें लोगों में जाने दीजिए, इस सरकार की नीतियों नाकामियों को हम एक्सपोज करें। हम जब ज़ंस्कार गए, हम जब गूल गए, हमने दूसरी तीसरी जगह जहां भी घटनाएं हुई, हमने आग को ठंडा कर दिया। और हम यहां नहीं होते तो इन्होंने कब का जलाया होता सारी स्टेट को। मिलिटेंसी इनकी वजह से हुई, करप्शन में ये मुलवस है, मिस गवर्नेंस ये कर रहे हैं, एक के बाद एक दंगा यहां हो रहा है, बीडीसीज का गलत इस्तेमाल ये कर रहे हैं। और इस सब पे ध्यान हटाने के लिए अब नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर माइलेज ड्रा करना चाहते हैं कांग्रेस के पक्ष में बैठ के। निजामुद्दीन भट्ट साहब बीजेपी के हिस्सेदार थे। निजामुद्दीन भट्ट साहब नहीं चाहते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस इनमें से कौन राजनीति करे और नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसमें रोल क्या है। हमारा रोना यही है कि हम जम्मू कश्मीर के लोग। निजामुद्दीन भट्ट साहब मुझे लगता है, निजामुद्दीन भट्ट साहब आप जो मसले खड़े कर रहे हो, जो मसला हो रहा है, दुर्भाग्य की बात यह है कि किश्तवाड़ के अंदर दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई और वहां 100 से ज्यादा घरों को आग लगाई गई। लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। कई इलाकों में, कई शहरों के अंदर वहां कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन पूरा मसला आ जाता है जो है कहीं ना कहीं 2 पार्टियों के बीच में, उसको बीजेपी बनाम नेशनल कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं इसके पीछे सांप्रदायिक राजनीति खेलने की कोशिश की गई। ये दुर्भाग्य की बात है। खैर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों के, बातचीत शामिल के वक्त छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक में जाने पर आपको बता दें, ivangaud.com पर हमने सवाल पूछा था कि किश्तवाड़ हिंसा का सियासी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। इस सवाल के जवाब में क्या है हमारे दर्शकों की राय, आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक।